तो आज का जो टॉपिक है लाला वो है बिना पढ़े स्टैट्स के सारे इम्पोर्टेंट थियरी क्वेश्चंस को कवर कैसे पढ़े। अभी इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस के सारे इम्पोर्टेंट थियरी क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अभी ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये थियरी क्वेश्चंस को ऑप्शन में पूछा तो ये 20 मार्क्स तक पूछ सकते हैं और कंपलसरी में आया तो 15 मार्क्स तक पूछ सकते हैं। और हर एक न्यूमेरिकल के साथ थियरी ऐड करते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन अनोवा एंड सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो में 15 कंसेप्ट को कवर किया गया है, जैसे कि बॉक्स प्लॉट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अभी ये इनके कंसेप्ट अच्छे से समझ नहीं आते इन टॉपिक से, तो वो रट्टा मारना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम ले लेता है। तो इसको इतने आसान तरीके से समझाया है कि आपको बस एक बार वीडियो देखने से सब समझ जाएगा। आप बस इसके हेल्प से रिलेट करके लिख सकते हैं। अगर 2 बार देखा तो अच्छी बात है। तो अगर इसके आपको नोट्स चाहिए होंगे, आपको ये समझ आया और इसके नोट्स चाहिए तो इस कमेंट कर देना पीडीएफ। अगर 10 कमेंट और 10 लाइक होंगे तो मैं इसकी पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। पिछली वीडियो की पीडीएफ नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया और हॉस्पिटल गया था, लेकिन अगर इस पे 10 कमेंट और 10 लाइक आते तो इसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा और इन सारे कंसेप्ट के टाइम ऐड कर दूंगा। आप लोग अपनी बुद्धि के हिसाब से जो भी कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं वो कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। और अपना वेब कंप्यूटिंग का एग्ज़ाम कैसा था वो तो सबको पता ही है। लगता है यूनिवर्सिटी को पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने इतना हार्ड पेपर निकाला। सारे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे और एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी। लगता है ये सबको मास केटी लगा के उस केटी से पैसा कमाना चाहते हैं। तो एक वीडियो शेयर किया था जिसमें 4 कोड्स को एक्सप्लेन किया था, कि जिसमें से एक कोड था रिएक्ट एप्लीकेशन जो कि एक्सटर्नल एपीआई से डेटा फेच करता है, ये कोड आया था। कुकीज़ कंसेप्ट पे कोड आया था। ये फॉर्म वैलिडेशन इतना एक्सपेक्टेड था वो डाला ही नहीं। और रिएक्ट हुक्स का कंसेप्ट आया था इसमें। तो आए थे, मतलब जितना 4 में से 2-3 तो आए ही थे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप थोड़ा कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियोस को। एंड बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं परसेंटाइल के साथ। ये आंसर्स बस दिखने के लिए पड़े हैं, बाकी इनमें है कुछ भी नहीं। अगर आप 1-2 बार भी ये वीडियो देख लोगे तो आप अपने मन से पूरा आंसर एग्जाम में लिख दोगे। तो परसेंटाइल होते हैं, परसेंटाइल आर द वैल्यूज दैट डिवाइड डाटा सेट इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। मतलब ऐसे वैल्यूज जो डाटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ईच परसेंटाइल शोज हाउ मच परसेंट ऑफ डाटा लाइज बिलो इट। मतलब हर एक परसेंटाइल ये बताता है कि उसमें कितना परसेंटेज डाटा लाई करता है। जैसे कि 25 परसेंटाइल होगा तो उसमें 25% डाटा लाई करेगा, उसको Q1 कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल। 15 परसेंटाइल को मीडियन कहते हैं, जिसमें 50% डाटा लाई करेगा। और 75 परसेंटाइल को थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं, जिसमें 75% डाटा लाई करेगा। और ये Q1, Q2, Q3 की वैल्यू फाइंड करने से पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उसके बाद ही फाइंड करते हैं। और ये परसेंटाइल की पोजीशन है। वैसे ये फॉर्मूला हर बार वेरी करता है, लेकिन एग्जाम में लिख देना कि n इंटू परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 1000। अभी एक एग्जाम्पल है कि समझो 10, 20 ये डाटा सेट है 100 तक का, 10 to 100। और हमें फाइंड करना है कि 13 परसेंटाइल कितना होगा। तो P30 की वैल्यू होगी 30 अपॉन ये 1000 कर देते हैं, और P मतलब परसेंटाइल मतलब 100, तो वो हो जाएगी थर्ड वैल्यू। और इसमें से थर्ड वैल्यू है 30, तो 13 परसेंटाइल की वैल्यू हो जाएगी 30। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स प्लॉट का। अभी बॉक्स प्लॉट पे हम पे तो अपने बस इतना पता है कि वो ऐसा दिखता है, लेकिन 5 मार्क के लिए लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना भाई। तो उसके लिए ये इसको सिंपल इसमें एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होता है बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, जो हमें बताता है कि वैल्यूज़ कितने स्प्रेड है और उसमें कितने आउटलायर्स है, यूजिंग 5 नंबर समरी। अब ये 5 नंबर्स क्या होते हैं? मिनिमम Q1 25 परसेंटाइल, मीडियन 15 परसेंटाइल, Q3 होता है 75 परसेंटाइल एंड मैक्सिमम। अब ये बना कैसे, वही बस कंस्ट्रक्शन में भी एक्सप्लेन करना है कि अ बॉक्स इज ड्रॉन फ्रॉम Q1 to Q3 एंड अ लाइन इनसाइड बॉक्स शोज द मीडियम। और इसके अंदर जो लाइन होती है वो मीडियन शो करती है, और एक विस्कर्स लाइन एक्सटेंड की जाती है बॉक्स टू मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो ये होती है मिनिमम से Q1 तक विस्कस वैल्यू एंड Q3 से मैक्स तक।
आगे एक एग्जांपल बता देना जिससे और 4-5 लाइन ऐड हो जाती है इसमें, जिसमें वैल्यूज है 10 to 100 की। अब इसमें हमें Q1 Q2 एंड Q3 फाइंड करना है। अभी पहले Q2 फाइंड करते हैं। Q2 क्या होता है? मिडल वैल्यू। अभी ये इवन डाटा है तो इवन डाटा की मिडल वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n+1/2। मतलब अभी इसमें 10 वैल्यूज है तो 10+1/2 हो जाए 5.5। अभी 5.5 कैसे फाइंड करेंगे? ये 5th वैल्यू है, ये 6th वैल्यू है, तो दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आ जाता है 55। क्योंकि अगर सिर्फ 50 लेते तो इस साइड में 4 वैल्यू आते हैं, इस साइड में 5 आते हैं। वैसे 60 लेंगे तो इस साइड में 5 आते हैं, इस साइड में 4 आते हैं। इसलिए फॉर्मूला बनता है n+1/2 जो आता है 5.5। तो ऐसे मीडियन फाइंड करते हैं। वैसे Q3 फाइंड करेंगे। अभी Q3 का कैसा होता है कि 10 to 50 मतलब हाफ साइड का डेटा लेंगे और उसकी मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 3। इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन n+1/2 का। इस हाफ वैल्यू कितने हैं? 5, तो 5+1/2 आता है 3, तो थर्ड वैल्यू हो जाएगी Q1। वैसे ही सेम इस साइड Q3 फाइंड करेंगे जो कि आता है n+1/2 मतलब थर्ड 60 से 100 तक थर्ड वैल्यू आती है 80, तो ये हो जाएगा Q3। और मिनिमम वैल्यू है अपनी 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 100, तो वही प्लॉट करेंगे। मिनिमम जो जैसे कि कंस्ट्रक्शन में था Q1 से Q3 तक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर जो मीडियन 55 मतलब मीडियन बनाएंगे और मीन एंड मैक्स प्लॉट करके उसके अंदर एक डॉटेड लाइन बनाएंगे जो कि होते हैं विस्पर्स लाइन। तो नेक्स्ट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अभी सेंट्रल लिमिट थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है और इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, और यही आंसर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। बस इसमें द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट दैट, ये लाइन नहीं लिखनी है। तो एक तीर से दो निशाने, और ये सबको मतलब लोगों को ज़्यादातर समझता भी नहीं कि इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट करता है कि जब हम एक लार्ज पॉपुलेशन से छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं और उनका मीन प्लॉट करते हैं तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। भी समझ नहीं आया होगा आपको भी। तो सपोज करो हमको पॉइंटर कंपेयर करना है AIDS ब्रांच का, कंप्यूटर ब्रांच का, IT ब्रांच का। अभी AI के दोनों मिला के बच्चे होंगे कुछ 150 तक, वैसे CS के होंगे 170-180 तक, वैसे इनके भी होंगे। अभी इन सब का पॉइंटर कैलकुलेट करके कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं। अभी AIDS का एग्जांपल लेते हैं कि समझो AIDS है, इसमें हम रैंडम 5 बच्चे लेंगे और जिनका हम पॉइंटर कैलकुलेट करेंगे या कंपेयर करेंगे। तो जो 5 बच्चे हैं वो हमारा एक छोटा सा सैंपल हो जाता है। तो ऐसे ही हम AIDS की 5 के और n नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं और उनका मीन निकालते हैं। मीन मतलब ये 5 डिवाइडेड बाय n जो भी होगा नंबर ऑफ, मतलब उनका जो भी पॉइंटर रहेगा उसको डिवाइडेड बाय n करके मतलब मीन लेते हैं सबका। और उस मीन को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्लॉट करते हैं तो उनका मीन कुछ ऐसे प्लॉट होता है, मतलब वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जैसा दिखता है ऐसा। और यही स्टेट भी किया है सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने कि व्हेन वी टेक लार्ज नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स फ्रॉम एनी पॉपुलेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स टेंड्स टू बिकम एन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है जब हम उनके मीन को प्लॉट करते हैं। अभी ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि एक्स बार इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। अब इसी स्टेटमेंट को एग्जांपल के साथ लिख के हम आंसर को और एक्सटेंड कर सकते हैं। कि एग्जांपल है कि हमने पॉपुलेशन में से सैम्पल साइज ऑफ 30 के बहुत सारे सैम्पल्स लिए जिसमें था स्टूडेंट हाइट्स। अब स्टूडेंट्स की हाइट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, जब हम प्लॉट करते हैं वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो जब हम इन सैंपल्स के मीन लेते हैं और उन मीन्स को प्लॉट करते हैं तो एक नॉर्मल बेल कर्व दिखता है जो बताता है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि ओरिजिनल हाइट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि AIDS के बच्चे और उनका हमें पॉइंटर कंपेयर करना है, एक डिसीजन बनाना है उनके लिए। तो हमने एक छोटा सा सैंपल लिया था, रैंडम 5 बच्चों को लिया था, उनका पॉइंटर कंपेयर किया
और एक डिसीजन बनाया कि समझ उनका कोई भी पॉइंटर आया हो, मीन पॉइंटर, तो उससे उस एक सैंपल के हेल्प से पूरे पॉपुलेशन को, मतलब पूरे AIDS ब्रांच को एक कंक्लूजन दिया कि इनके पॉइंटर के बेस पे कि AIDS के बच्चे पढ़ाई में एवरेज है, इंटेलिजेंट एटसेट्रा। मतलब सैंपल के बेस पे पूरे पॉपुलेशन को कंपेयर किया, एक कंक्लूजन दिया, होता है हाइपोथेसिस, assumption और स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर दैट वी टेस्ट यूजिंग सैंपल डाटा। मतलब एक छोटा सा उसका पार्ट पॉपुलेशन का। अभी इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 2 फॉर्म्स होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी एक सिनेरियो कंसिडर करो कि पहले मूसा नहीं था, पहले मूसा क्वेश्चन बैंक नहीं देती थी। तो जब क्वेश्चन बैंक नहीं देती थी तो हमने पूरे AIDS के बच्चों में से 4-5 बच्चों का रैंडमली सिलेक्ट करके उनके पॉइंटर का मीन बनाया। और दूसरे केस में जब मूसा आया तो मूसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने लगा, तो हमने बाद में वापस टेस्ट किया, रैंडम फिर से सिलेक्ट किए 4-5 बच्चे और फिर उनका मीन कंसीडर किया। मतलब ये पहले था जब मूसा नहीं था और ये बाद में, और उन सैंपल्स का जो मीन था, पॉइंटर का मीन, वो निकाला दोनों बार। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि इन दोनों में, मतलब क्वेश्चन बैंक देने से पहले भी और क्वेश्चन बैंक देने के बाद भी इनके पॉइंटर में कोई इफेक्ट, कोई चेंज नहीं है। assumes there is no difference, no relationships and no change exist। और हमने वेब कंप्यूटिंग के एग्ज़ाम में देखा है कि मूसा के क्वेश्चन बैंक ने हमें कितना ज़्यादा हेल्प किया कि जो पढ़ा वो आया ही नहीं। सो जाने दो। वो नल हाइपोथेसिस का सिंबल होता है H0, जिसका मीनिंग होता है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये इसका अपोजिट है, मतलब कि समझो कि इनका एवरेज मीन पॉइंटर आता था 6.8 कुछ भी मूसा की क्वेश्चन बैंक देने से पहले। तो जब ये क्वेश्चन बैंक देने लगा तो उनका पॉइंटर बढ़ के हो गया 8.2, ऐसा कुछ हो गया। तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये बताता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका सिंबल होता है H1 और HA, मीनिंग देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस और इफेक्ट। तो ये था नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब ये 5 मार्क के लिए इनफ है, लेकिन अगर आपको और एक्सटेंड करना है तो आप एक एग्जांपल के साथ उसको बता सकते हैं। और एग्जांपल है, सपोज एक कंपनी है जो क्लेम करती है कि उनका चॉकलेट है वो 50 ग्राम का है, और एक क्वालिटी एनालिस्ट है वो बताता है कि नहीं ये 50 ग्राम का नहीं, ये झूठ बोल रही है कंपनी। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि ये चॉकलेट 50 ग्राम का ही है, कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है एवरेज वेट में। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताता है कि नहीं ये कंपनी झूठ बोल रही है, इनका एवरेज वेट 50 है ही नहीं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है एस्टिमेट्स ऑफ लोकेशन। अभी एस्टिमेट्स ऑफ लोकेशन होता है स्टैटिस्टिकल मेजर्स दैट इंडिकेट सेंट्रल पोजीशन ऑफ डाटा सेट। मतलब कि डाटा सेट की सेंट्रल पोजीशन बताता है कि डाटा सेट में मोस्ट ऑफ वैल्यूज़ कहाँ पे लोकेटेड है। तो कुछ कॉमन एस्टिमेट्स ऑफ लोकेशंस होते हैं, जैसे कि मीन, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मीडियन, मिडल वैल्यू, मोड होती है फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब एक जो वैल्यू जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो मोड नहीं होता उसमें। और ये हम दूसरे पन्ने पे आ गए जिसमें मिड रेंज होता है कि एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो, जैसे कि इसमें 10 है और 50, इनका एवरेज होता है मिड रेंज। तो इसको भी एग्जांपल के साथ थोड़ा एक्सटेंड करेंगे कि डाटा है 10 to 50 नंबर का, और मेजर्स कैलकुलेशन रिजल्ट। अभी मीन आएगी इसकी ऑल डिवाइडेड बाय 5 30, मीडियन आएगा मिडल वैल्यू जो कि है 30। अभी इसका मोड, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो कोई मोड नहीं है, नो रिपीटिशन। और मिड रेंज मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये भी है 30। तो इसका कंक्लूजन निकला कि ऑल मेजर्स लाइज टू 30, मतलब ज़्यादातर डेटा 30 तक लाई कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ डेटा है 30। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के पास। तो देखो सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होता है कि जैसे हमारा एक बड़ा पॉपुलेशन था, समझो ये AIDS ब्रांच का, उसमें से हमने 4-5 बच्चे निकाले थे एज ए सैम्पल, और उन पे
टेस्ट किया था, तो जो सैंपल हमने चूज़ किया था वो 4-5 बच्चे कैसे चूज़ किए थे, क्या टेक्निक्स लगाई उनको चूज़ करने के लिए, वो होता है सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो अभी पूरा पॉपुलेशन पर पूरा टेस्टिंग करने के बजाय हम छोटे से सैंपल पे करते हैं। इससे हमें रिसर्च करने में ईजी पड़ता है और ये फास्ट होता है। ये हमारी कॉस्ट रिड्यूस करता है, वर्कलोड को रिड्यूस करता है और हमें एक कंक्लूजन देता है अबाउट पॉपुलेशन। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स में मेन टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कैसा होता है कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के, और ये बायस फ्री होता है और रिजल्ट भी अच्छे से जनरलाइज रिजल्ट्स देता है। तो चलिए हम देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसका पहला टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये भी वही होता है कि हर एलिमेंट को इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, एग्जांपल लॉटरी मेथड। और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि हम केथ टर्म को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 100 बच्चे और हमें 10 बच्चों का सैंपल फाइंड करना है, तो हम एवरी 10th रोल नंबर वाला स्टूडेंट लेंगे, मतलब 10th रोल नंबर, 20, 30 ऐसा रोल नंबर वाले लिस्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अगला है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड मतलब ग्रुप्स बनाना। तो हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उससे चूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग सैंपल। इसमें हम पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं और थोड़े से क्लस्टर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कैसे होता है कि हर एक इंडिविजुअल डेटा को इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्शन का। ये प्रोसेस करने के लिए इजी होता है, लेकिन इसमें बायस हो सकता है। अभी इसके कॉमन टाइप्स है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अभी समझो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कैसा होता है कि अभी मुझे टेस्ट करना है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ उसका फीडबैक चाहिए, तो मैं सबसे पहले किसको पूछूंगा, जो मेरे क्लोज फ्रेंड होंगे, मुझे जिनसे पूछना कन्वीनियंट होगा, ईजी होगा। तो आप भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स ही है, तो इन वीडियोस का फीडबैक डाल देना कि आपको समझ आता है नहीं आता है, वीडियो बनानी चाहिए या वेस्ट ऑफ टाइम है, जो भी होगा बस कमेंट्स कर देना। आप उसको रेट भी कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज, गुड, एक्सेलेंट, पुअर, फालतूगिरी, जो भी है। अभी नेक्स्ट कॉमन टाइप है जजमेंटल। नेक्स्ट एग्जांपल ले जजमेंटल का। अभी इसमें कैसा होता है कि हम एक सिलेक्टेड लोगों को चूज़ करते हैं, जैसे कि रिसर्चर सिलेक्ट करते हैं सैम्पल बेस्ड ऑन जजमेंट। जजमेंट मतलब कि सिलेक्टिंग एक्सपीरियंस टीचर्स फॉर सर्वे या कुछ हाई आईक्यू वाले, ऐसा सिलेक्टिव या एक्सपीरियंस्ड लोगों को सिलेक्ट करते हैं जजमेंटल में। दूसरा होता है कोटा सैम्पलिंग। इसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ परसेंटेज किसी एक टाइप की कैटेगरी को रिजर्व करते हैं। जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पता ही होगा कि कैटेगरी सिस्टम है, जिसमें SC ST इनके लिए स्पेसिफिक कोटा रिजर्व रहता है। हमारा अगला टॉपिक जो है लाला, वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट इज 165 ±5 सेंटीमीटर एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब हम 95% कॉन्फिडेंट है कि जो ट्रू एवरेज हाइट है स्टूडेंट्स की, वो 160 to 170 के बीच में लाई करती है। अभी यही स्टेटमेंट है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट इज लाइकली टू कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर लाइक मीन विथ सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब 95% कॉन्फिडेंस है कि स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो 160 to 170 के रेंज में लाई करती है। अभी ये फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल का कि ये है सैम्पल मीन, ये जेड की वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब 95% कॉन्फिडेंस के लिए टेबल में ये वैल्यू 1.96 है। ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये रूट n मतलब नंबर ऑफ सैंपल साइज। और यही कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लार्ज सैंपल ये हो जाता है, जेड वैल्यू की जगह टी वैल्यू आ जाती है, और ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह सैंपल मीन आता है। और इसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि जो है समझो कि सैंपल पॉपुलेशन मीन है 50, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है 10 का, सैंपल साइज है 25 की, और कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला है 95 का।
तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये आते हैं 3.92। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मतलब जो ज़्यादातर वैल्यूज़ 95% कॉन्फिडेंट है कि वो लाई करेंगी 14.08 टू 53.93 के बीच में। तो हमारा अगला टॉपिक है रिग्रेशन टू मीन। अभी रिग्रेशन टू मीन एक स्टैटिस्टिकल फिनोमेनन है जो स्टेट करता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है, वेरी हाई वैल्यूज़, वेरी लो वैल्यूज़, वो बार बार मेजर करने के बाद वैल्यूज़ टेंड्स टू मूव क्लोजर टू एवरेज और मीन। अभी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज एक टेस्ट लिया स्टूडेंट्स का कि उसमें एक ग्रुप ने बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए ड्यू टू लक और इजी क्वेश्चन जैसे कि CN में थे, और अगले ही टेस्ट में उनका एवरेज स्कोर डिक्रीज़ हो गया। उनका एवरेज स्कोर नेक्स्ट टू क्लास के एवरेज के क्लोज़र आ गया। वही जिन बच्चों ने पुअरली परफॉर्म किया था पहले एग्ज़ाम में, उनका एवरेज स्कोर दूसरे इसमें थोड़ा सा बढ़कर क्लास के एवरेज के करीब आ गया। अभी इसका ये मैथमेटिकल फार्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन y = a + bx। अभी a होती है प्रेडिक्टेड वैल्यू, x होती है गिवन वैल्यू, और जो b होती है वो होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अभी ये <1 होता है। अभी ये <1 होता है, इसलिए जितनी बार भी अपन इसको सॉल्व करेंगे वो x की वैल्यू को कम करता जाएगा, इस वजह से वो मीन की तरफ आएगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर के पास। तो हमको पता है कि हम बड़े पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसके बेसिस पे एक डिसीजन लेते हैं पॉपुलेशन का। डिसीजन ये हाइपोथेसिस होता है। तो अपना ये डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर ये डिसीजन गलत होता है तो उसी को कहते हैं एरर्स इन हाइपोथेसिस। अभी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होगा, मतलब ट्रू नल हाइपोथेसिस को हम अगर रिजेक्ट कर दे तो उसे कहते हैं टाइप 1 एरर और अल्फ़ा एरर। इसका सिंबल है अल्फ़ा, और इसको फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। कि एक एग्जांपल है, डॉक्टर कंक्लूड्स हेल्दी पर्सन अ सिक, मतलब डॉक्टर ने हेल्दी पर्सन को सिक घोषित कर दिया, मतलब ही उसने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया कि वो पर्सन हेल्दी था। इसी का अपोजिट होता है टाइप 2 एरर बीटा एरर, जहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होकर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका सिंबल है बीटा, और इसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं कि डॉक्टर ने कंक्लूड कर दिया सिक पर्सन को हेल्दी, कि उसने H0 को एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो फॉल्स था। तो अपना अगला जो टॉपिक है लाला वो है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। अभी रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। अभी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी ये इसका इक्वेशन है y = a + bx। ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है इंटरसेप्ट, ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक एग्जांपल ले देना कि एडवर्टाइजमेंट किया और उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से कितना सेल्स हुआ, और उसका ग्राफ प्लॉट कर देना। अभी नेक्स्ट है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो ये इसका इक्वेशन है कि जिसमें ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंटरसेप्ट, और B1, B2, B3 ये सब रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है। तो ये इसका एग्जांपल है कि जिसमें हम हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं एरिया पे एंड एरिया स्क्वायर फीट के बेस पे एंड नंबर ऑफ रूम्स के बेस पे। तो ये इसका इक्वेशन है कि 1 स्क्वायर फीट ऐड हुआ तो 3 रुपये ऐड होंगे, और 1 रूम एक्स्ट्रा ऐड हुई तो 10 रुपये ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि 10 रुपये में रूम मिल जाती है, लेकिन ये बस एग्जांपल है। तो इस हिसाब से हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब रैंडमली प्लॉट कर देना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब हम डाटा वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो मीन के दोनों साइड सिमेट्रिक होता है। एक बेल शेप्ड कर्व बनाता है जो कि सिमेट्रिक होता है। ये इसका फॉर्मूला है, और इस म्यू का मतलब होता है मीन, ये सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये फॉर्मूला है उसका।
और वहीं पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक इवेंट एक गिवन टाइम में या गिवन एरिया में कितने बार अकर हो रहा है, वो बताता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला है e⁻m/x/x और कैसे भी ग्राफ बना दो इसका। और इसी तरह से हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अनोवा पे। अभी जो एफ टेस्ट था, जी टेस्ट था, उसमें हम सिर्फ 2 ग्रुप्स के मीन को ही कंपेयर कर सकते थे कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। लेकिन अनोवा में हम 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अभी उसमें 2 टाइप्स आते हैं, 1 वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा। 1 वे अनोवा में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। वहीं पे 2 वे अनोवा में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल को। अभी इसके एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। मतलब 1 वे अनोवा में टीचिंग मेथड का स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में क्या असर पड़ रहा है वो स्टडी करते हैं। और 2 वे अनोवा के लिए उसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, लेकिन 2 फैक्टर्स है, एक टीचिंग मेथड एंड एक जेंडर। अपना अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अभी इसके टाइप्स होते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। एग्जांपल हाइट एंड वेट, अगर हाइट बढ़ता है तो वेट भी बढ़ता है। नेगेटिव कोरिलेशन, अभी नेगेटिव कोरिलेशन इसका अपोजिट होता है कि एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। अभी स्पीड एंड ट्रैवल, अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो कम टाइम में पहुंचेंगे, स्पीड एंड टाइम। अभी तीसरा होता है जीरो रिलेशनशिप। ये होता है कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे कि शूज़ एंड इंटेलिजेंट और मार्क्स, कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये होता है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये बताता है हमें स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ xy डिवाइडेड बाय रूट ऑफ समेशन ऑफ x² इंटू समेशन ऑफ y²। अभी आर की वैल्यू रेंज करते हैं +1 से -1 तक। अगर +1 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, 0 नो कोरिलेशन, और -1 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अभी इसके यूजेस है टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, टू मेक प्रेडिक्शंस, एग्जांपल प्रेडिक्टिंग सेल्स बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट, टू अंडरस्टैंडिंग डिपेंडेंसी फैक्टर बिटवीन AI एंड ML डाटा सेट्स, यूज्ड इन फीचर सिलेक्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर किसी ने भी गलती से भी अंत तक देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और गुड लक, और कमेंट कर देना आपको ये कैसा लगा।